हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ साथ हम इस वीडियो के अंदर करते जाएंगे सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस को, और हम देखते जाएंगे जो भी मेन मेन क्वेश्चंस हैं उनको इसके साथ साथ। ठीक है, ये है क्लास 7 स्कूल डीएवी। दिस इज द बुक क्लास 7। आई अगेन रिपीट, स्कूल डीएवी। हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 19। हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 19। ठीक है, मैं ये चैप्टर पूरा का पूरा कंटेंट वाइज समझाऊंगी जैसे समझा रही हूँ। ठीक है, और बाद में इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आप सभी आराम से देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। यस, चैप्टर का नेम है आर स्टेट गवर्नमेंट। क्या है? आर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए, इन इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट नेशन। इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट नेशन है ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंडिंग ओवर 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया इतने बड़े हेक्टेयर के अंदर, इतने बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की तरफ देखें, जो भी हमारा शासन व्यवस्था काम कर रही है, जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसके अकॉर्डिंग हमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में इस पूरे इंडिया को बांटा गया है। ईच स्टेट हैज ओन गवर्नमेंट। हर एक स्टेट का एक अपना खुद का गवर्नमेंट है, विच इज रन ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हर एक स्टेट के पास क्या है? एक खुद का गवर्नमेंट है, पर हर स्टेट फिर भी किसके अंदर आ रहा है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है। The union territories are administered by the president of India। जो भी यूटी है, जो ये भी यूनियन टेरिटरीज है, वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर आती है? प्रेसिडेंट के अंदर आती है, या फिर हमारे इंडिया थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर और द चीफ कमिश्नर, या फिर हमारे इसके अंदर वर्क करती है। बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट, वो दोनों ही अपने तरीके से काम कर सकते हैं इन देयर वर्किंग। द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट। जो भी काम करने के 3 तरीके या 4 तरीके, जितने भी हमें तरीके बताए गए हैं, वो हमारे सेंटर और स्टेट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेट और सेंटर दोनों को ही जिससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम जिस जगह रह रहे हैं, हम एक स्टेट में रह रहे हैं, ऐसे ही सारे स्टेट्स को मिलाकर क्या बनेगा? पूरा एक कंट्री बनेगा, जिसे हम इंडिया कह रहे हैं। ठीक है, तो हर कोई स्टेट अपने हिसाब से काम करेगा, हर कोई स्टेट अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट पे काम करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लेवल पे काम करेगी। तो इसीलिए इन दोनों के जो भी पावर्स होंगे, उन सबको भी डिस्ट्रीब्यूट या फिर डाइवर्ज या फिर हम कह सकते हैं कि डिवाइड कर दिया गया है। लिस्ट बनाई गई है 3 तरीके की लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट, मतलब 97 ऐसे टॉपिक्स रखे गए हैं जो से सेंटर काम करेंगे। स्टेट लिस्ट में कौन से 66 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, 66 टॉपिक रखे गए हैं जिसपे सिर्फ स्टेट ही काम करेगा। एंड द कंकरेंट लिस्ट इज व्हाट? कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जो कॉमन लिस्ट है, जिसके ऊपर दोनों मिलजुल के काम कर सकते हैं। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? ज्यादा पावरफुल है, एज इट हैज मोर पावर, रिसोर्सेज और मोर फाइनेंसेस, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा ही फाइनेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। स्टिल द स्टेट गवर्नमेंट हैज एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। बट इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है। अब हम देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। इन द मोस्ट स्टेट लेजिस्लेचर हैज ओनली वन हाउस। स्टेट लेजिस्लेचर में हमारे पास क्या है? सिर्फ एक ही घर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। जिसे हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हम यहाँ मान के चलते हैं इसके 3 सेक्शन है। ठीक है, ये क्या है हमारा? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ओनली 6। इसके अंदर कितने स्टेट आ रहे हैं बेटा? 6 स्टेट। कितने हैं? 6 स्टेट। ठीक है, 6 स्टेट। इसमें कौन कौन से आए? दैट इज, बताओ। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हैज 2 हाउसेस। आंध्र प्रदेश के पास 2 हाउसेस है, जैसे कि दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर असेंबली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। कितने उस जगह की पॉपुलेशन है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कितना स्टेट रहेगा। ठीक है,
या वो स्टेट अगर बड़ा है तो बड़ा होगा तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अगर वो स्टेट बहुत ज्यादा छोटा है तो हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते। हाउ एवर द मिनिमम स्ट्रेंथ इज 60। मिनिमम स्ट्रेंथ क्या रहती है? 60 रहती है। मैक्सिमम इट कुड बी द 500 तक जा सकती है। द मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। मेंबर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के थ्रू। द मिनिमम एज टू बी द लेजिस्लेटिव असेंबली 25 ईयर्स। जैसे मैं 24 साल की हूँ तो मैं नहीं लड़ सकती इलेक्शन, मैं अगले साल लड़ सकती हूँ क्योंकि मैं 25 की हो जाऊंगी। ठीक है। सम सीट्स आर रिवर्स। कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश हैज 404 मेंबर्स, तो वहां पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में इतनी सीट्स है। बल्कि मिजोरम देखोगे बहुत छोटा है तो वहां पर कितने हैं? सिर्फ 40 है। उससे क्या पता लगा? उस स्टेट की हम पॉपुलेशन को चेक करते हैं। अगर एक स्टेट के पास ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसके मेंबर्स भी ज्यादा चुने जाएंगे, और अगर एक स्टेट के पास कम पॉपुलेशन है तो उसके मेंबर्स भी क्या कर चले जाएंगे? कम चुने जाएंगे। समझ आ रहा है? ठीक है। द टर्म लेजिस्लेटिव असेंबली 5 ईयर। लेजिस्लेटिव असेंबली 5 सालों के लिए चुनी जाती है। इन केस इट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये काम नहीं कर रही है तो इसे पहले ही खत्म कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल लग जाता है उस स्टेट पर। ठीक है। प्रेसिडेंट के अंडर आ जाता है वो स्टेट। लाइक द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। जो लोकसभा है उसके अंदर एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। स्पीकर स्पीकर प्रिसाइड द मीटिंग असेंबली एंड कंडक्ट द बिजनेस। स्पीकर क्या काम करता है? जिस मीटिंग के ऊपर जिस मेन मोटिव पे आज हम चर्चा करने बैठे, मान लो इन्वायरमेंट पे चर्चा करने बैठे, तो सभी मंत्री जितने भी लोग इलेक्ट हो क्या है वो इन्वायरमेंट पे चर्चा करेंगे। चाहे वो चाहे वो पार्टी के फेवर में हो चाहे वो पार्टी के अगेंस्ट हो। टॉपिक इज दैट बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस का मतलब है टॉपिक। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए इंडिया का मैप दे रखा है अब आपको। ठीक है। दिख रहा होगा। यहाँ पर ये स्टेट भी दे रखे हैं और कैपिटल भी दे रखे हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, हैज अ परमानेंट हाउस, जिसे परमानेंट हाउस कहा जाता है, विच इज नॉट डिसॉल्व, जो कि डिसॉल्व नहीं करा जा सकता। परमानेंट हाउस का मतलब ये है कि वो पूरा एक टेन्योर तक तो रहेगा रहेगा भैया, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। द टर्म ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर्स। ये कितने साल तक का होता है बेटा? 6 ईयर तक का होता है। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर ऑफ एवरी 2 ईयर्स। तो अगर एक दो 6 ईयर्स तक का होता तो बाकी सारे कैसे रह रहे हैं? वो ऐसे रह रहे हैं कि हर एक बंदा ना 2-2 साल बाद रिटायर होता चला जाता है। ठीक है। तो फिर अब आप 2 साल बाद रिटायर हो गए हो तो फिर जो दूसरा इलेक्शन होगा, जब भी इलेक्शन होगा वो दोबारा रिवाइव करेगा, सर्कल घूमेगा ना ऐसे। दे रिप्लेस बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर। वो ही मैं बता रही हूँ, जैसे हम स्कूल में रोटेशन करते हैं ना, क्लास में भी रोटेशन करते हैं कि आपकी जगह, अब आप रिटायर हो चुके हो तो ये आगे बढ़ गई है तो अब ये आ जाएगी ना इसकी जगह, है ना? अब आपकी जगह कोई और ले लेगा। अब आप ऐसे रिटायर हो गए तो आपकी जगह कोई और ले जाएगा, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। ये सर्कल है। ऐसे ही काम चलता है। द मिनिमम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 40। मिनिमम मेंबर्स कितने हैं इसमें? 40 है। इट कैन नॉट बी एक्सीड 1/3। ये 1/3 पे एक्सीड नहीं करता टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली ऑफ द स्टेट। 1/3 ही देख के अराउंड ही हम इसको चेक करते हैं। सॉरी। लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहाँ पे क्या एज रखा गया है? 30 रखा गया है। ठीक है। अभी मैं इससे ओवरव्यू दे रही हूँ, बाद में मेरे पास एक चार्ट है, मैं उससे समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आपको पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्या होते हैं? इट मेक लॉ। जितना भी लेजिस्लेचर है, वो भी लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब होता है विधायिका। क्या होता है? विधायिका। विधायिका का क्या काम होता है? जो कानून बनाता है। लेजिस्लेचर एल से याद रखिए, लॉ मेकर। ठीक है। ऐसे याद रखो। एग्जीक्यूटिव मतलब जो उनको लागू करता है, इम्प्लीमेंट कराता है। ठीक है। अब वहां पे क्या बात हो रही है? फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? ये मेंशन करेंगे कि हमें क्या क्या कानून बनाए गए हैं, क्या क्या चीजें करनी है, इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द लिस्ट जो हमने ऊपर डिसाइड करी थी ना। हमने तो नहीं करी, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई गई है, जिसमें हमारा एक यूनियन लिस्ट था, कॉन्करेंट लिस्ट था और एक स्टेट लिस्ट था। ठीक है। जो किसमें मेंशन है? स्टेट लिस्ट में एंड कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है। और वो एनुअली बजट के अकॉर्डिंग पास होता है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि नहीं भाई मेरे को तो ये काम करना ही है, जस्ट लाइक मी है, एक स्टेट है और आप एक स्टेट हो। ठीक है।
मैं थोड़ा छोटा स्टेट हूँ, आप थोड़ा बड़ा स्टेट हो, तो एज यूजुअल आपके पास नंबर्स भी ज्यादा होंगे पॉपुलेशन के, मेरे पास नंबर्स भी कम होंगे, और मैं वही टॉपिक छेड़ सकते हैं हम दोनों जो हमारी स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर होंगे। ठीक है, अब मान लो आपका बजट ज्यादा का चाहिए आपको और मुझे कम चाहिए, अब मैं इस बात पे बहस करूं या इस बात पे लड़ाई झगड़ा करूं कि नहीं भाई उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40 करोड़ दिए अपना बजट संभालने के लिए और मुझे सिर्फ 10 करोड़ मिले, ऐसा क्यों हुआ भाई साहब? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा जो पॉपुलेशन एरिया है वो भी तो कम है ना। मान लो मैं एक छोटा स्टेट हूँ जैसे सिक्किम हूँ, मिजोरम हूँ, गोवा है ना, और आप हो गए यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये थोड़े बड़े स्टेट है इन टर्म्स ऑफ कवरेज, है ना, एरिया के परस्पेक्टिव से। तो आप क्या देखोगे, देखो इसमें भी देख सकते हो आप, मैं आपको कौन कौन सी स्टेट बता रही हूँ, मान लो मेरा ये वाला स्टेट है तो मेरे को कम पैसे मिले, और आप समझ लो आपको ये स्टेट है तो आपको ज्यादा फाइनेंस मिला है क्योंकि आपके पास लोग ज्यादा है ना। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है व्हेन बिल इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, जब एक बिल पास करा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर से तो कहाँ भेजा जाता है? गवर्नर के पास। जब असेंबली से पास करा जाता है तो प्रेसिडेंट के पास। सेम प्रोसीजर है कि बिल बनेगा और बिल जाके प्रेसिडेंट के साइन होंगे और साइन होते के साथ ही वो लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अब ये तो हुआ जी सेंटर पर बात, क्योंकि प्रेसिडेंट है। अब स्टेट में होगा तो क्या काम होगा? सेम होगा। स्टेट के लिए कोई काम करना है तो जैसे मेरे को कुछ काम करना है, मैं सरकार हूं, मैंने एक बिल बनाया, हम लोगों ने बैठ के मतलब असेंबली में बिल बिल पास वास करा। आप क्या हो? आप गवर्नर हो, ठीक है, मैंने आपको बोला कि मैंने ऐसे ऐसे बिल बनाया और आपने बेसिकली उसके ऊपर साइन करे तो वो बिल बन गया अब कानून। जब तक किसी भी बिल पर, इतना याद रखना, जब तक कभी भी किसी भी बिल पर साइन नहीं करे जा रहे हैं एक हायर अथॉरिटी के, और हायर अथॉरिटी दो ही है, या तो गवर्नर है या फिर प्रेसिडेंट है, मतलब जब तक गवर्नर या प्रेसिडेंट साइन नहीं कर रहा तब तक वो बिल बिल ही रहेगा। वो कानून को बिल कहते हैं, ठीक है, तब तक वो कानून बिल ही रहेगा। जैसे ही वो साइन हो जाएंगे तब वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जो भी इंसान हेलमेट नहीं लगाएगा उसको 2,000 का चालान है। ये मैंने सोचा है, ये बिल है। अब आपके पास गई मैं, आपने साइन कर दिए, तुमने बोला नहीं 2,000 तो बहुत ज्यादा है, गरीब व्यक्ति कहाँ से देगा, है ना, जिसका फील्ड का काम है कहाँ से देगा, इसको 1,000 रुपए करो, मैं नहीं साइन कर रहा, तो वो काफी तक कानून नहीं बना। समझ रहे हो? वो वापस आ गया बिल मेरे पास, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कीजिए, ठीक है, इसमें बदलाव कीजिए। अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए या फिर गवर्नर ने साइन कर दिए, अब वो कानून बन चुका है। अब हेलमेट नहीं लगाओगे तो अब 2,000 का चलाते, ठीक है। अब इतना गवर्नर गवर्नर हम लोग खेल रहे हैं तो गवर्नर भाई साहब कौन है ये इनके बारे में जानते हैं। द गवर्नर इज द, गवर्नर को क्या कहा जाता है? राज्यपाल। क्या कहा जाता है? राज्यपाल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये गवर्नर है, पर इसको किसने अपॉइंट करा? तूने, तू प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये भी कितने टर्म के लिए इस्तेमाल होगा? 5 साल के लिए, ठीक है। Normally, governor does not belong to the state as he appointed. State administration is carried out named the governor, whereas the real powers lies the chief minister and his council of ministers. Same है, जैसे president के पास होती है जैसे इसके पास होती है। Like the president at the India at the center, governor perform करता है सारे function एट द चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। जैसे प्रेसिडेंट किसको एडवाइस करेगा? प्राइम मिनिस्टर को, ऐसे गवर्नर किसको एडवाइस करेगा? चीफ मिनिस्टर को। पावर ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होती है वो देखेंगे, ठीक है। द गवर्नर पावर्स अपॉइंटेड द लीडर ऑफ मेजोरिटी कोलिजन ऑफ एज अ चीफ मिनिस्टर, कि अगर कोलिजन गवर्नमेंट बनानी है, गठबंधन की सरकार बनानी है तो उसका लीडर बन सकता है, ठीक है। द गवर्नर अपॉइंटेड द लीडर, गवर्नर अपॉइंट करता है उस लीडर को जो मेजोरिटी पार्टी के अंदर बना होता है गठबंधन की सरकार से, उसे चीफ मिनिस्टर बनाता है। आपने मुझे चीफ मिनिस्टर कैसे बनाया होगा? मेरी इतनी सारी सरकार है, ठीक है, जब हम लोगों ने बोला कि भाई मेरे को, इन लोगों ने बोला कि मेरे को चीफ मिनिस्टर बना, तो आप मुझसे शपथ वगैरह ओथ वगैरह दिलवाओगे। शपथ को हिंदी में या इंग्लिश, ओथ को हिंदी में शपथ कहा जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हिम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इसी के थ्रू अपॉइंट करा, जिसे हम बोलते हैं सीएमए, ठीक है। ऑल द अपॉइंटमेंट्स ऑफ हाई ऑफिसर्स इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर, गवर्नर्स के थ्रू होते हैं। ही कैन बी एड्रेस साइमन एंड डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर को जब सही लगेगा वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है। उसे लगा ये असंवैधानिक हो रहा है भाई साहब, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब तो तुम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो, वो जाके विधानसभा रिवर्स करते हैं,
ठीक है। ईच बिल विल स्टेट असेंबली पासेस एंड बिकम्स लॉ आफ्टर ओनली कंसर्ट ऑफ गवर्नर। जैसे मैंने सेंटर पे प्रेसिडेंट करेगा और स्टेट पे गवर्नर करेगा। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर कैन ऑल्सो इशू द ऑर्डिनेंस व्हेन स्टेट लेजिस्लेटर इन नॉट इन सेशन। हाँ, जैसे प्रेसिडेंट के काम होते हैं कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ऐसे ही गवर्नर का भी काम है कि वो भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, बट एट द स्टेट लेवल। और प्रेसिडेंट किसका काम करता है जी? सेंटर लेवल पे। Governor can reduce or pardon the punishment awarded the criminal under the state rule. सिर्फ माफी कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट दे सकता है या फिर गवर्नर दे सकता है। ठीक है। और ये कौन सी वाली माफी है? जिसको फांसी की सजा मिलती है उसकी ही फांसी रुकवाई जा सकती है। ठीक है, वो भी प्रेसिडेंट ही रुकवाता है, गवर्नर तो बहुत जगह रुकवाता है। ठीक है। और वो फांसी की सजा और वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत रेयर केस में रुकवाते हैं, ऐसे नहीं रुकवाते वो लोग। अब किसी ने रेप केस कर रखा, उसकी फांसी थोड़ी रुकवाएंगे, तो रुकवाता। The governor has also discretionary powers. He or she can exercise her own without advice of chief minister or the council of minister. For example, recommendation of president rule in the state. गवर्नर के पास खुद की कुछ पावर्स होती है, बिना चीफ मिनिस्टर या उसकी सीएमओ की एडवाइस से खुद भी काम कर सकता है। The Union Territory, Andaman Nicobar, Delhi, Pondicherry have a lieutenant governor. Chandigarh, Dagar Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep have administrators. वहां यहाँ इन जगहों पर गवर्नर है, बाकी दूसरी जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, सी राजगोपालाचारी वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया फॉर द 20 months, 20 महीनों के लिए बने थे। ठीक है। आफ्टर हिम द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल अबॉलिश, उनके बाद गवर्नर जनरल का टाइटल हटा करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल। मतलब गवर्नर जनरल को ही हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है। चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलो जी, अब मेरे पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? ठीक है। द चीफ मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। He enjoy the real executive power just like the governor and council of minister. मैं गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ, है ना? केजरीवाल साहब देखे थे ना, 7 करोड़ के पर्दे, 7 लाख के पर्दे थे शायद उनके। फंक्शन क्या क्या होता है चीफ मिनिस्टर के? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकती हूँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, एग्जीक्यूशन करना होता है, और ये भी देखना होता है कि पूरा स्टेट सही से काम करे। ठीक है। लेजिस्लेटिव अच्छे से काम करे, यूनियन गवर्नमेंट अच्छे से काम करे। ठीक है। और स्टेट कुछ अच्छी पॉलिसीज बनाए, फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज बनाए ताकि सबका भला हो। गिव द एडवाइस टू द गवर्नर, और कभी कभी गवर्नर को भी एडवाइस दे देता है। ठीक है। और मेक्स लॉ विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, दोनों की हेल्प से ही बन सकता है, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट और लिस्ट के हिसाब से। ठीक है। 2020 में 739 डिस्ट्रिक्ट है। यूनियन टेरिटरी देख लीजिए, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी? 8 है हमारे पास। अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये एक साथ कंसिडर करा जाता है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ठीक है। सच एरियाज आर स्मॉल इन साइज विद द एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली। दिल्ली एक एक्सेप्शन केस है क्योंकि इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ कैपिटल भी है। ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसे हम एनसीटी दिल्ली कहते हैं। तो दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ मिनिस्टर के अंदर। दिल्ली हैज इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ काउंसिल मिनिस्टर, यहाँ पर दोनों चीजें होती है। एंड हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के थ्रू रन करता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। ठीक है। अब देखिए इंडिया का फेडरेशन स्ट्रॉन्ग सिस्टम कैसे काम करता है। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के हिसाब से बताया गया। सबसे ऊपर कौन होगा भाई साहब? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट के बाद कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बाद कौन होंगे? छोटे छोटे पंचायत। ठीक है। सबसे ऊपर कौन है? सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, और फिर ये पंचायत। ठीक है। नाउ हेयर द चैप्टर इज फिनिश्ड। ठीक है। अब यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। हमने चैप्टर नंबर 19 पढ़ा है। हमने आज देखा है कि हम कैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट को
देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे नहीं होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। इसके बाद हम इसको एक बार फ्लो चार्ट से और करेंगे। आपको सब कुछ एक जगह मेंशन करना है, वैसे तो उसमें सब कुछ मेंशन है, अगर आप इसमें से कट को डायरेक्ट याद कर सको तो वो भी वेल एंड गुड है, और अगर नहीं हो सकता देन टेल मी, उसके बाद हम इसको नोट्स की फॉर्म में, नहीं तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे उस तरीके से याद करेंगे। और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपके डाउट्स और सारे डाउट्स के सॉल्यूशंस लेके आऊंगी। ठीक है, चलो।